उस समय आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्लाह के रूप में हुई, जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादी हमलों के कई मामलों में वांछित था। इसी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया। कश्मीर के आईजी ने एनकाउंटर को लेकर कहा कि हमें श्रीनगर के घर में मौजूद एक आतंकवादी के बारे में कल रात जानकारी मिली थी, जिसके बाद आज मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं पंजाब के बटाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 गैंगस्टर को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इनके 2 साथी भागने में फरार हो गए। प्रेस वार्ता के दौरान बटाला के एसएसपी रजपाल सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तो 2 गैंगस्टर को आपको बता दें गिरफ्तार किया गया। पंजाब की बटाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 गैंगस्टर को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इनके 2 साथी भागने में फरार हो गए। X0007 फड़िया जिहदे च एक पिस्टल जिहड़ा वो मेड इन इटली है, वो इंडियन ऑर्डीनेंस कंपनी दे है। सो जो उन्होंने पुछ पड़चोल प्रिलिमिनरी की गई तो पता लगा ਉਹਦਾ कोई प्रोग्राम ਜਾਂ इसे कोई माड़ी नीयत नाल कोई आए सी जिथे कोई रखड़ा हो गया। सो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की ओर से विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि NISAR सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। दुनिया की यह पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो एक ही साथ 2 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिन सैटेलाइट होगी। इस लिहाज से यह कई मायनों में खास होगी। इस संयुक्त मिशन के लिए देशों के बीच 2014 में समझौता हुआ था। उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने विपक्षी दलों को नसीहत दी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिदंबरम ने विपक्षी दलों से कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। आंकड़ों के माध्यम से यह बात उन्होंने ट्वीट करते हुए कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को यह भरोसा करना होगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बिहार चुनाव के परिणामों से मेरी यह बात साफ हो जाएगी। चिदंबरम ने अपनी बात में समर्थन में बीते साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जीत के गिरते हुए ग्राफ के आंकड़े पेश किए। वहीं गुर्जर आरक्षण को लेकर अब राजस्थान के बयाना में गुर्जर समाज के गुस्साए लोगों ने सड़क और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। समाज के लोग अब दिल्ली मुंबई मार्ग के पीलपुरा रेल के पटरियों पर पहुंच गए और उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लगी रेल की पटरियों को उखाड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अपर सचिव दिनेश शर्मा को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव के पद पर पदोन्नत किए जाने का आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विगत 20 वर्षों में यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विधानसभा के सचिव नियुक्त किए गए। वर्तमान सचिव गंगराड़े का कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो खत्म हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में सीआईडी की विशेष शाखा ने हनी ट्रैप में जासूसी करने के आरोपी रामनिवास गौरी को गिरफ्तार किया। एडीजी उमेश मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ओर से छदम नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट पर संपर्क में रहते हुए भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की सूचना भेजने में लिप्त होने का पता चला। इस मामले में संदिग्ध रामनिवास गौरा को गिरफ्तार किया गया। वह भारतीय सशस्त्र सेनाएं सिविलियन कार्यालय नेवारू जयपुर में चालक के पद पर कार्यरत है। वहीं फिट इंडिया मूवमेंट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने फिट इंडिया मिशन
200 किलोमीटर अभियान की शुरुआत की। राजस्थान के जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। 200 किलोमीटर के फिटनेस मार्च में आईटीबीपी के अलावा अन्य पुलिस बलों, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एनडीआरएफ, आरएएफ, असम राइफल्स, एनएसजी के साथ राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के लगभग 100 अधिकारी भाग लेंगे। डीजी आईटीबीपी एसएस देसवाल के साथ एक्टर विद्युत जामवाल भी इस मार्च का हिस्सा हैं। जिले के तनोट माता मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथुवाला गांव में इसकी शुरुआत हुई। आईटीबीपी का यह फिटनेस मार्च भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। आईटीबीपी शुरुआत से ही फिट इंडिया के विभिन्न अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाती रही है और इस साल फिट इंडिया फ्रीडम रन में बल को नोडल एजेंसी नामित किया गया था। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिमों के लिए म्यूजियम मुद्दे पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। इस मसले पर कांग्रेस विधायक शरमन अली अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। Why not now? अभी किसका गवर्नमेंट चल रहा है? सेंटर में कौन है? उन लोग का 2/3 मेजोरिटी लेके वहाँ में गवर्नमेंट है और आसाम में भी उन लोग का 2/3 मेजोरिटी लेके यहाँ में गवर्नमेंट है। तो आज क्यों अरेस्ट नहीं करते हो? Why not now? Why don't he arrest me today itself? Why is pending it for the 7 months? He is trying to make the people of Assam, 3.5 crore people of Assam fool. He is trying to befool the people of Assam. लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा को मैं जानकारी मैं आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म हिम, आसाम का आदमी ये 3.5 करोड़ आदमी आप जैसे सोचता है ना, बुर्बक नहीं है, मूर्ख नहीं है और सब चीज आप ही जानते। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि इस रैली का आयोजन इसीलिए किया गया ताकि लोगों में प्रदूषण को लेकर जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोरोना के समय में लोगों को फिट रखने में मदद करेगा और प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। पूरे देश में इसमें प्रदूषण का एक विकराल स्वरूप दिखाई दे रहा है। उसमें खासकर कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। हम लोग लगातार पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने एक मैसेज दिया था कि कार सप्ताह में 2 दिन 1 दिन ना चलाएं। आज हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि कार और मोटरसाइकिल दोनों का धीरे धीरे उसका प्रयोग कम करें और साइकिल चलाएं, जिससे प्रदूषण कम होगा। कार और मोटरसाइकिल से प्रदूषण बढ़ता है और अन्य भी जो कोई कारण हो सकते हैं प्रदूषण बढ़ने के, उनमें प्रदूषण रोकने के लिए उपाय करें, पेड़ पौधे लगाएं, घर के आसपास साफ़ सफाई रखें। इसको लेकर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और रोज़ सुबह इसी तरह साइकिल चला करके लोगों को जागरूक करते हैं कि साइकिल। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर कांड के बाद उसके परिजन मीडिया से मुखातिब हुए। निकिता के परिजनों ने सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अपील की है कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने के मामले में कोई भी राजनीति ना करें, बल्कि उसको न्याय दिलाने की बात करें। उन्होंने ये भी माना कि उनके बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। निकिता के पिता ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने में सभी उनकी मदद करें। किया गया था, इससे पहले 1 दिन पहले आपने भी जो है विनती की है लोगों से राजनीति ना करें, तो क्या लगता है इस तरीके से करने से जो है न्याय मिल पाएगा? मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ या जितने भी भारत के दल हैं सब ऊपर उठ के आएँ और मेरी मदद करें न्याय दिलाने में, और जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाएं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई भी इस पे राजनीति ना करे, सिर्फ न्याय की बात करे। वो सबकी बेटी है, वो भारतवर्ष की बेटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निकिता हत्याकांड पर बल्लभगढ़ में हुए हंगामे को लेकर कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह विषय लव जिहाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हम इसे केंद्र और राज्य स्तर पर बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश है। ना उसको झेलना, क्योंकि बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ
जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं इन चीज की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विचार कर रहे हैं। मैंने बताया है सभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें किसी निर्दोष को उसके अंदर कभी ना उसको झेलना पड़े, लेकिन जो दोषी है कोई बच ना सके। लव जिहाद को लेकर हरियाणा गंभीर हो गया है। निकिता हत्याकांड के बाद अब हरियाणा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग उठ रही है। देखिए, अब उसमें जो है, जो भी कोर्ट फैसला करेगी, हम तो जल्दी से जल्दी चालान पेश करना चाहते हैं और मैंने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी सुनवाई कराएंगे ताकि डे टू डे सुनवाई होके शीघ्र से शीघ्र सजा दी जा सके। लव जिहाद के मामले को लेकर भी कानून बनाने की बात आपको जैसे कि क्या हरियाणा में जल्द से नहीं, काफ़ी मांग उठ रही है देश के अलग अलग कोनों से। हरियाणा में भी निकिता के पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि ये लव जिहाद का मामला है, तो इस प्रकार से अंबाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान अनिल विज ने कोरोना के साथ लड़ाई में शहीद हुए डॉक्टर्स के परिजनों को सम्मानित किया। ये अब उसमें जो है, जो भी कोर्ट फैसला करेगी, हम तो जल्दी से जल्दी चालान पेश करना चाहते हैं और मैंने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी सुनवाई कराएंगे ताकि डे टू डे सुनवाई होके शीघ्र से शीघ्र सजा दी जा सके। ऐसे सूक्ष्म अदृश्य शत्रु के साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं। जिसके लिए कई वॉरियर्स ने, कई योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन ये जानते हुए कि इससे मृत्यु आ सकती है, दूसरों की जिंदगी बनाने के लिए, बचाने के लिए। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ के मसले पर हरियाणा पंजाब के हक को लेकर सरकार को खुला ऑफर दे डाला। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर पंजाब सरकार चाहे तो हम चंडीगढ़ को दिल्ली जैसा केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, बशर्ते पंजाब को पहले चंडीगढ़ और हाईकोर्ट को लेकर अपना हक छोड़ना पड़ेगा। अगर पंजाब सरकार ऐसा करती है तो हरियाणा भी इस मसले पर गंभीरता से विचार करने को तैयार है। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं कि अगर पंजाब राजधानी छोड़ता है, पंजाब हाईकोर्ट छोड़ता है, तो फिर हरियाणा भी उस पर विचार करेगा। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को, और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दे और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाई कोर्ट का बेंच बनाए, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत। हरियाणा के रोहतक में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अपराध शाखा की टीम नाइट डोमिनेशन के दौरान चेकिंग कर रही थी और इसी बीच 2 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों के पास से 3 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं डीएसपी नरेंद्र कादियान ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों ही बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं और दोनों आरोपी दिल्ली और हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें हत्या, लूटपाट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है।
एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में यात्रियों को बस स्टैंड पर खड़े होकर अब बस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज से बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठकर यात्रा कर रहे हैं। कोरोना काल में मई महीने में दोबारा से बसों के परिचालन की अनुमति मिलने के बाद बसों में यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया था। बस में केवल 17 यात्री सफर कर रहे थे। शनिवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यात्री बसों की सभी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य है। दिक्कत तो कोई नहीं, पैसेंजर को दिक्कत थी उनको फायदा होगा इससे। जो पैसेंजर बाहर खड़े रहते थे हम लोगों को मना करना पड़ता था मजबूरी में उनको, वो आप गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। हमारी भी ड्यूटी सही है। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये तो ऐसा अदर स्टेट में भी चल रही हैं, यूपी में भी शुरू से चल रही हैं, सीटों पर बैठ के चल रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों में भी सीटिंग चल रही है सारी। ये डीटीसी के अंदर ही थी जो ऐसे चल रहा था। क्या अलाउ किया गया है, कैसे बताया गया? हमको ये बताया गया आज से सीटिंग चली। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में साहिबाबाद सब्जी मंडी में समिति की तरफ से आलू, प्याज, टमाटर के सरकारी स्टॉल लगाए गए। इसमें प्याज की कीमत 35 रुपए प्रति किलो है, जबकि आलू और टमाटर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। कल से शुरू हुई बिक्री का लाभ करीब 1000 लोग उठा चुके हैं। ये ऐसा है कि जिस तरह से आपको जानकारी है कि पूरे शहर में सब्जी के और आलू प्याज, खासकर आलू प्याज टमाटर के रेट जो हाई हो रहे हैं, उसके दृष्टिगत आम पब्लिक को जो मंडी के अंदर हैं थोक के भाव पर ये आलू प्याज और टमाटर उपलब्ध कराने के लिए स्टॉल लगाए हैं। तो इसमें आम पब्लिक आ सकती है 9 बजे से 2 बजे तक आम दिन डेली, और वो अपना 2 किलो प्याज, एक व्यक्ति को 2 किलो टमाटर और 5 किलो तक आलू वो खरीद सकते हैं, जिसमें आलू और टमाटर का रेट 25 रुपये किलो और प्याज का रेट 35 रुपये किलो रहेगा। लगभग लोग कितने आ रहे हैं अभी तक लेने प्याज? इससे कल से ये शुरू हुआ है, तो कल लगभग 60 क्विंटल्स ये बिक्री हुई है इनकी आलू प्याज की। संतोष कुमार। क्या पता लगा आपको यहाँ पे कैसे प्याज मिल रही है? क्या 35 रुपये प्याज दे रहे हैं। अच्छा, तो किसकी तरफ से बेचा जा रहा है, कुछ पता लगा आपको? बाहर तो प्याज खाना ही बंद कर दिए महंगाई की वजह से। कितना मिल रहा था बाहर? हमें पता नहीं, हमने प्याज खाना बंद है बाहर। अभी यहाँ से 35 रुपये मिला। कितना दिए? 2 किलो दे। तो पता लगा कि किसकी तरफ से बेचा जा रहा है, कुछ आइडिया लगा? बता रहे हैं जो मंडी के जो है ना आड़त, उनके तरफ से बेचा जा रहा है। उनकी तरफ से बेचा जा रहा है। तो मतलब बाहर के मुकाबले सस्ता मिला है? बाहर के मुकाबले तो सस्ता है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी तो सही है सर, मिला जुला के छोटा बड़ा सब है। तो मतलब कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? फ़ायदा क्या, मान लो बाहर में भी 50-15 रुपये, 50-60 बाहर में भी। तो जहां लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी सब्जी के बढ़ते दाम से लोग परेशान हैं। सब्जी विक्रेता का कहना है कि सब्जी के दाम कम नहीं हो रहे, तभी ग्राहकों को सब्जी महंगी दी जा रही है। वहीं खरीदारों का कहना है कि सब्जी इतनी महंगी है कि रसोई में सब्जी लेकर जाना मुश्किल हो रहा है। इतना महंगा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर विदेशों से जब नहीं आ रहा था, भारत में जो प्याज रखा हुआ उसके बावजूद इतना महंगा है, कोई मतलब नहीं है ना, कोई उसका उसके ऊपर।
यूपी के मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। बसपा से हमारा सभी सीटों पर मुकाबला है, सपा चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही। ये मुझे तो लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 चुनाव हैं, बुलंदशहर, अमरोहा, नौगांवा और टुंडला। बाकी का मुझे नहीं पता, तीनों जगह मैं रहा हूँ। तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। मायावती जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सपा को हराने के लिए किसी पार्टी के साथ जाने को कहा है। क्या किस नजरिए से देखते हैं मायावती जी के इस बयान को? मैं किसी भी नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि बसपा हर जगह चुनाव लड़ रही है भाजपा के सामने, तो उनका बयान हो सकता है किसी और उसके संबंध में हो, लेकिन यहाँ तो भाजपा भी चुनाव लड़ रही है और बसपा भी चुनाव लड़ रही है। बल्कि बुलंदशहर में आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी सर्विस गोदाम से गन पॉइंट पर लाखों की लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर गोदाम पहुंचे और तमंचे को तानते हुए गोदाम में दाखिल हुए और काउंटर पर रखे कैश को लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोदाम इंचार्ज और कर्मियों से पूछताछ की और आगे की कार्रवाई को शुरू किया। मैं था नहीं तो यहाँ पर 4-5 लड़के आए और गन की पॉइंट पे मेरे लड़कों को कैश लूट कर लेकर गए। कितना पैसा है लगभग? 7 से 7.5 लाख के आसपास। अच्छा, किस चीज़ का ऑफिस है ये? फ्लिपकार्ट। जी, फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, थर्ड पार्टी के पास काम है। अच्छा, थर्ड पार्टी के पास काम है। जी। कितने लोग थे लूट करने वाले? 3 से 4 लोग थे। फायर भी किया गया? बाइक पर आए थे सब। अच्छा, क्या उन्होंने हथियार भी निकाला था कोई? हाँ, हथियार निकाला था, फायरिंग करी है यहाँ पर आकर। कर रहे हैं कि अलग अलग उनके डिलीवरी बॉय से कितना पैसा आया है, कुछ कंप्यूटराइज है, कुछ मैनुअल है इनका सिस्टम, तो वो सिस्टम अपना टोटल करके हमें बताएंगे उसी सिस्टम। लगभग 8 लाख रुपये से ज़्यादा की अब ये लोग नहीं बता पा रहे, ये पहले कुछ और कह रहे थे, अब फिगर चेंज कर रहे हैं। इनके पास एक लॉकर भी है, कह रहे हैं उसे खोल के भी देखेंगे उसमें क्या था, तो टोटल करके जो भी डिफरेंस इनका आएगा वो बताएंगे कार्डबोर्ड में, खुले कार्डबोर्ड में। आरोपियों के लिए क्या एक्टिविटीज़ की खुद के? हमने जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया बाइक का, वो डिस्क्रिप्शन की बाइक का चेकिंग स्टार्ट कर दिया है। बाकी हम अपना टेक्निकली जो कार्य। यूपी के रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सदर कोतवाली पुलिस कानपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी और इस दौरान सामने से आ रही एक बाइक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार वहां से फरार होने लगे, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा कर रेती गांव के पास उन्हें घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। कितने लोग घायल हुए हैं? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में आज रात्रि चेकिंग चल रही थी, जिसके दौरान मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों को जब रोका गया टीम द्वारा तो वो वहाँ से भागने लगे। भागने के दौरान जब उनकी घेराबंदी की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी, उन्हें यहाँ उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस कार्रवाई में हमारे एक सिपाही के भी चोट आई है, उसे भी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूछताछ पे इन 2 लोगों ने ये बताया कि अभी से कुछ दिन पहले थाना हरचंदपुर क्षेत्र में एक व्यापारी के दुकान से इन लोगों ने कुछ पैसे लूटे थे। उस घटना के बाद ये पुनः आज रायबरेली आए थे किसी घटना को अंजाम देने, जिसके दौरान इन्हें घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। इनके कुछ और साथी भी हैं जो कि मौके से फरार हो गए। हमारी टीमें उनकी खोज के लिए जनपद भर में। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों को न प्रशासन का किसी तरह का कोई डर है और न ही पुलिस का कोई खौफ। एक ऐसा ही ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां पर महिला थाने के सामने 2 युवकों का मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में अनपढ़ किसानों से बैंकों के कियोस्क संचालक धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की राशि निकालकर हजम कर जा रहे हैं। यह मामला नईगढ़ी तहसील अंतर्गत छौरिहा का है, जहां पर कियोस्क संचालक हितग्राहियों के लाखों रुपए डकार गया। इसकी शिकायत पीड़ितों ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक से की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं पीड़ितों के द्वारा बताया गया कि कियोस्क संचालक सुरेंद्र पांडे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के नाम से कियोस्क का संचालन कर रहा था, जिसके द्वारा
हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी और रुपयों में हेराफेरी की जाती है। वहीं लगातार ग्रामीणों की शिकायत के बाद सुरेंद्र पांडे के द्वारा संचालित कियोस्क सेंटर तो बंद कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों के रुपए डकारे गए उसकी जांच नहीं की गई। लगवा ले रहे हैं, आवा रहे सुरेंद्र आवत रहे और उज्जवल। ये सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र सिंह छुरिया। ये क्या करते हैं? अंगूठा लगवा ले रहे हैं। तो कैसे लगवा लिया अंगूठा? बैंक खोले हैं तो अंगूठा लगवा के पैसा निकाल ले रहे हैं। जब सर हमारा पैसा नहीं आया, आता है और निकल जाता है। मैंने शौचालय का पैसा गड्ढा खनवा शौचालय बनवाया, उज्जवल सरपंच ने लेके आया सुरेंद्र पांडे का ही हमारे घर के पास अंगूठा लगवाया, कहीं पैसा भी नहीं है इसमें। एक बार गए उनके दुकान पे, लेकिन सुरेंद्र पांडे फूल में जब खोले थे तो उनके लगवाया अंगूठा, कहीं पैसा नहीं है। फिर दूसरे खाता में गए जो पिंटू शुक्ला ठाकुर है, पिंटू सिंह, उनके में दिखवान कहीं पैसा निकल चुका है। वहीं उत्तराखंड के किच्छा के फूलभट्टा क्षेत्र में NH 74 पर बन रहे फ्लाईओवर के पास 1.5 किलोमीटर रोड काफी लंबे समय से क्षतिग्रस्त था। सरकार द्वारा पैसा जारी किए जाने पर आज क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कार्य का शुभारंभ किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने फीता काटकर किया। वहीं रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी इस रोड को बनाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन सहित भूख हड़ताल तक की गई। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि जल्द ही फ्लाईओवर का काम पूर्ण हो जाएगा। देखिए, जो ये NH हमारा बन रहा है, इसकी वजह से जो हमारी पुरानी NH थी, जो जहाँ से पुल बन रहा है और जहाँ पुल उतर रहा है, उतना ये पुलभट्टे का पूरा पोर्शन ये बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो गया है। और कई बार इसमें कहा गया कि NH जब तक वो बना के तैयार नहीं कर रही तब तक इसका वो पैसा दे, लेकिन वो पैसा रिलीज होने में देरी हो रही थी। मैंने खुद इस संबंध में भारत सरकार के जो मंत्री गडकरी जी और हमारे NH के चेयरमैन संजय साहब से मैंने मुलाकात की। लोग परेशान हो रहे थे, कई यहाँ एक्सीडेंट हो गए थे, उनसे लोग परेशान थे। मुझे खुशी है कि 2 करोड़ 60 लाख रुपया इसका हमें मिल चुका है और 18 करोड़ इसका ही मिल गया जो यहाँ से लेके ये बरेली बॉर्डर तक बने। ये 2 करोड़ 60 लाख के काम की आज शुरुआत हो रही, शुभारंभ हो रही। मैंने आज का पहला काम शुभारंभ किया और हम इस सड़क को बना देंगे ताकि लोगों को सुविधा हो रही है। प्राथमिक हो या माध्यमिक विद्यालय, यहाँ के शिक्षक सिर्फ सरकार से मोटी पगार लेने को आतुर रहते हैं और पढ़ाने के नाम पर बगले झांक लेते हैं। लेकिन बाराबंकी में एक शिक्षिका ऐसी है जिसके काम को देखकर लोग अपनी धारणा बदल लेंगे। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील की भियामऊ गांव के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका शिवानी सिंह की, जिसने बच्चों को बाधित हो रही शिक्षा की भरपाई करने का बीड़ा उठा रखा है। शिवानी सिंह ने पहले गांव के पढ़े लिखे बच्चों और महिलाओं को प्रेरित किया और शिक्षा की ट्रेनिंग दी। आज शिवानी सिंह का दायरा सिर्फ उसका स्कूल नहीं बल्कि बढ़कर 22 गांवों तक पहुंच चुका है और 1300 बच्चे उनके इस प्रयास से लाभान्वित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू है और हमारा गांव का नाम है भियामऊ। और हमारे यहाँ पहले लॉकडाउन में सब लोग हम लोग बैठे रहते थे, फ्री में ऐसे घर में रहते थे। और ये मैम मतलब आके हमारे यहाँ हम लोगों को पढ़ाया है, साइन करना सिखाया है और हमारे बच्चों को घूमने फिरने से बचा के इन्होंने पढ़ाने के लिए हम लोगों को बताया कि इनको पढ़वाओ, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनको अलग अलग बैठा के सबको पढ़ाते हैं। आपकी बच्ची को भी इन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ, हमारी बच्ची को इन्होंने सिखाया है कि फ्री बैठने से अच्छा कुछ काम करो और बच्चों को पढ़ाओ। तो हमारी बच्ची पढ़ा रही है सबको, बच्चों को। गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस लाइन में यातायात माह का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर एसएसपी ने यातायात माह का शुभारंभ किया और इस दौरान पुलिस के वाहनों, ट्रैफिक, मोबाइल और अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसएसपी ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, सुरक्षित ड्राइविंग करने और यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया, तो साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पंजाब के होशियारपुर में प्रदेश में उद्योग और वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा ने बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप पीलिया प्लस पोलियो की शुरुआत की। वहीं होशियारपुर सिटी के विकास कार्यों का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई दलों के नेता अगर प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो इससे कोई हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री का बुरा हाल है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, रेल सेवा ठप है। कि सेंटर का जिहड़ा रवैया पंजाब के प्रति बहुता वधिया नहीं है। शंका पैदा होंदी इस गल दे नाल कि जिहड़ा सेंटर का रवैया है पंजाब के प्रति ठीक नहीं है। अज पंजाब का चाहे इंडस्ट्री वाला है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, उन्हां दे दिलां दे अंदर एक गल जरूर है कि पंजाब दे नाल अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। उन्हां दे मन 'च शंका है तो इहनूं सेंटर नूं चाहीदा है कि इन्हां दा किसानी मुद्दिआं दा हल करके ਜਿਹੜੀਆਂ गुड्स ट्रेन हैगियां, माल गड्डी हैगियां, इन्हां नूं चला के। बिहार के पूर्णिया में आरएलएसपी प्रत्याशी रमेश कुशवाहा पर अपराधियों ने 2 राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी में वे बाल बाल बच गए। यह घटना मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के मेहता चौक स्थित आरएलएसपी कार्यालय की है। वहीं रमेश कुशवाहा ने कहा कि उन्हें जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। उन्होंने बताया कि जब वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर मीरगंज जा रहे थे, इसी दौरान उनके पीछे 2 बाइक सवार और एक कार सवार अपराधी उनका पीछा करने लगे। किसी तरह से वे अपने कार्यालय पूर्णिया पहुंचे, जिसके तुरंत बाद गोली चलने की आवाज आई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट चुकी है। हम बाहर गेट से निकले तो गेट के अंदर जैसे ही घुस रहे थे तो आवाज़ हुआ तो साथी लोग बोल रहे हैं कि टायर फटा हुआ है। उतना में ही दूसरा गोली आवाज़ हुआ तो एक साथी नाश्ता कर रहे थे, वो बोले कि मेरा गाल लहर रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि टायर आवाज़ हुआ है। उतना में ही देख रहे हैं कि गोली का छिनका और जो है कि केवाड़ में छेदा। तो हम लोग तुरंत प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन लगभग 15 मिनट 10 मिनट में पहुंच गए। उसके बाद केवाड़ खोले तो गोली का वो और खोखा जो है कि प्रशासन साहब उठा के ले गए। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये डराया धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता को भी डराया धमकाया जा रहा है। हरियाणा दिवस पर द्रोणाचार्य स्टेडियम में प्रदेश की तर्ज पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिरकत की और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने खेल प्रतियोगिताओं से पहले बच्चों को शपथ ग्रहण करवाई। वहीं शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि बड़ौदा विधानसभा में योगेश्वर दत्त भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे और अब हरियाणा विधानसभा में 2-2 खेल मंत्री हो जाएंगे। तो साथ ही कहा कि 2 नवंबर से हरियाणा प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कब खोलेंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। आज के दिन ही हरियाणा बना था और उसके उपलक्ष्य में आज ये जो हमें एक अवसर मिला है खेलो इंडिया, उसकी शुरुआत के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसके प्रति रुचि बढ़े। तो आज पूरे 22 के 22 जिलों में आज खेलों का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि कल था, आज उसका भी हम सरदार पटेल ने जिस प्रकार से 550 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके भारत को मजबूत किया था, तो उसकी शपथ भी यहाँ पे दिलाई गई कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने देश को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हमीरपुर मुख्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने आश्रम के संस्थापक जयवीर सिंह गौतम गुरुजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने यमुना मैया के दर्शन किए और आश्रम स्थित भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद राट रवाना हो गए। मुझे कुछ चाहिए नहीं होता, बस शांति से रहो, ये चाहिए होता है और सफाई बहुत रहे। डॉक्टरों के जिनको तो बेकार में कष्ट दिया। मैं तो रात में मना करने वाली थी कि एम्बुलेंस मत रखो आपके हेल्थ के लिए। थैंक यू। एसपी को भी बोल देना, डीएम को भी। हाँ, आई वाज वेरी हैप्पी। अब मेरा आना जाना
वहीं मुरादाबाद के रतनपुर कलां गांव में रहस्यमय बुखार ने अपने पैर पसार लिए हैं। पिछले 1 महीने में ही 15 लोगों की मौतों ने जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए मलेरिया विभाग सहित कई डॉक्टरों की टीमें बनाकर रतनपुर इलाके के गांव में भेजकर पूरी मॉनिटरिंग शुरू कर दी और बारी बारी से सभी ग्रामीणों को दवाई वितरण का काम किया जा रहा है। गांव में जो है ये सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है प्रधान जी की। इसकी वजह से यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। मेरे खुद के भैया अभी 10 दिन में न्यूरोन हॉस्पिटल से आईसीयू में थे, वहाँ से लेकर आया हूँ। ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय रतनपुर कला, इसके आसपास कम से कम 20 लोगों को डेंगू हो चुका है। स्कूल में भी सही से सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ से भी सप्ताह में 1 बार लगभग कूड़ा उठता है बस। कितनी मौत हो गई अब तक यहाँ गाँव में आपकी? मौतें लगभग मेरे संज्ञान में तो 8 से 10 मौतों का है। डेंगू लगभग यहाँ पे 50 लोगों से ज़्यादा को हो चुका है। प्रशासन के लोग यहाँ आए हैं? प्रशासन के लोग आज ही आए हैं यहाँ पर। आज पेपर में न्यूज़ लिख लीजिए। कब से चल रही है बीमारी? लगभग 1 महीने से। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार। डॉक्टर पवन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भाई यहीं से रतनपुर से। रतनपुर में क्या मामला चल रहा है? ये मच्छरों से इतना बीमारी हो रही है। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी हैं, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से है, जहां पर गैर समुदाय की युवती से शादी और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया। अब इस मामले को लेकर अयोध्या के संत मुखर होने लगे हैं। जनपद अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र की युवती नौकरी की चाह में आईएएस पीसीएसएस की तैयारी करने प्रयागराज पहुंची, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात सलीम उर्फ जीशान से हुई। दोनों ने निकाह भी किया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन दोनों का संबंध ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका और इसी बीच आरोपी सलीम और जिशान का प्रेम संबंध एक और युवती से हुआ और उसे लेकर वह फरार हो गया। इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी गर्ल्स हॉस्टल में रह के करती थी। वहाँ मुझे मतलब तैयारी के दौरान एक मेरी फ्रेंड के थ्रू एक लड़के ने मेरा नंबर निकाल लिया, मुझे मतलब कॉल करने लगा और इस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया। मतलब मेरी फ़ोटो वोटो लेके उसने ब्लैकमेल किया और मुझे मतलब ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी किया, कोर्ट मैरिज किया और धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुझे फोर्स किया। फिर उसने जो है मेरे साथ निकाह किया ब्लैकमेल करके और 4-5 सालों तक ये लोगों ने मुझे घर में कैद रखे। मेरा सन 2008 का 8 और 9 का पीसीएस प्री और मेंस दोनों लोअर सब में निकाली। ये लोग मुझे जॉब नहीं करने दिए, घर में मुझे कैद रखा जाता था। और इस बीच में मुझे एक लड़का हुआ जो है कौन लोग थे? मेरे ससुराल वाले जी। नहीं, ये क्या नाम है? तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां आए दिन रफ्तार के चपेट पे आने से मासूमों की मौत हो रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला लद्दाख से है। जशपुर के खनकुरी हरदादाड़ के निवासी आर्मी के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हादसा हुआ। फिलहाल जवान के शव को लद्दाख से विशेष विमान के जरिए लश्पुर लाने की तैयारी जो है वह की जा रही है।
बाराबंकी के अस्पताल से आरोपी गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि आखिर 2 दिन की शादी में उनका और महिलाओं का क्या रोल था। सरकार से न्याय की उम्मीद छोड़ते हुए खुशी दुबे ने मीडिया से कहा कि आप लोग न्याय दिला दीजिए। वैसे वह न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी है, क्योंकि न्याय मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। तो साथ ही कहा कि उन्हें इस कांड का मोहरा बनाया गया, वरना क्या कारण था कि जिनकी शादी के 25 साल हो गए वह छोड़ दिए गए और मेरी शादी को 2 दिन हुए, मुझे गंभीर धाराओं में अंदर कर दिया गया। मामला इसमें 2 लड़कियां, एक नाम है रूपा जिसको चक्कर आ रहे थे, उसकी दवा चल रही है झटके की, कन्वर्जन की पहले से ही, और दूसरी है खुशी जिसको मुंह से खून आ रहा है, उसको भर्ती किया गया है, जांच वगैरह के लिए लिख दिया गया है। पंजाब के फरीदकोट में कृषि कानून को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बीकेयू नेता गुरमीत सिंह गोलेवाला ने कहा कि किसान पहले ही खेती कानूनों को लेकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं और 1 महीने से रेलवे ट्रैक पर धरना दिए हुए हैं और इस संघर्ष से डर के और इसको दबाने के लिए केंद्र सरकार नई चाल चल रही है, जिसको लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੀਕਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ यूपी के ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में कस्बा भिरदा में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर खंड विकास अधिकारी बिरधा को ज्ञापन दिया गया। भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन में किसानों की प्रमुख समस्याओं में टिड्डी के चलते फसलों के नुकसान होने के बारे में जानकारी दी। किसानों की मांग है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप शिविर लगाकर सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि दिलाई जाए। तो साथ ही किसानों ने कई समस्याओं के बारे में बात भी की। कई गांवों में हजारों एकड़ जमीन पर किसानों ने चना, मटर, मसूर आदि की फसलें बोई थी। वो एक कीट द्वारा पूरी तरह से कतर दी गई हैं, जिससे वहाँ के खेत खराब हो चुके हैं, जिसको लेकर आज एसडीएम महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जल्द से जल्द सर्वे कराकर इन किसानों को आर्थिक सहायता दिलाई जाए या बीमा क्लेम दिलाया जाए और इन किसानों के लिए निःशुल्क बीज और खाद की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाए। अन्यथा की स्थिति में भारतीय किसान ललितपुर द्वारा एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। और दूसरी मांग हमारी जो है, आज किसान के खेत में पलेवा हो रहा है या पानी की किसान को सख्त से जरूरत है, लेकिन यहाँ या तो लाइट लो वोल्टेज में आ रही है या रात 24 घंटे में कुल 5 या 4-5 घंटे लाइट आ रही है। एक एकड़ खेत 3-3, 4-4 दिनों में हो पा रहा हो। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा दिवस को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि इंदिरा गांधी ने 1966 में हरियाणा बनाया था। यह पंजाब का पिछड़ा इलाका था। हरियाणा के लोगों ने मेहनत की और आज पंजाब से हरियाणा आगे है। गठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने पर कहा, गठबंधन की सरकार विफल सरकार रही। बड़ौदा में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। हरियाणा बना जब 1966 में इंदिरा जी ने बनाया, उस टाइम सवाल उठ रहे थे, आया हरियाणा अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकेगा नहीं हो सकेगा आर्थिक तौर पे, क्योंकि ये पंजाब का पिछड़ा हुआ इलाका था। आज ये मेरे को इस बात का गर्व है, आज हम पंजाब से आगे और अपने पैरों पे खड़ा है और पूरे हर उसमें हरियाणा मजबूती। लोगों ने मेहनत की, यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने सब मेहनत करके। यूपी के अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अब लार्सन एंड टूब्रो निर्माण कंपनी के रूप में काम करेगी। वहीं टाटा इंजीनियरिंग कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगी। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक हुई। यह बैठक सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS अधिकारी की अध्यक्षता में हुई।
आपको बता दें, बैठक में लार्सन एंड ट्रूबो के इंजीनियर के साथ टाटा कंसल्टेंट के इंजीनियर शामिल हुए। तो साथ ही आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक, सीबीआरआई के इंजीनियर, आईटी सूरत के इंजीनियर बैठक में शामिल हुए और इस बारे में चर्चा की गई। हमारी यहाँ की 2 दिनों की बैठक, जिसमें मैं 2 दिन सहभागी था और उसके पूर्व 1 दिन से वो चल रही थी, 3 दिनों की बैठकें बहुत अच्छी हुई और इन बैठकों में हम लोगों ने लगभग पूरा काम कर लिया है। पूरे काम का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सारा पक्का हो गया। एल&टी के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी के साथ में और सोमपुरा जी के साथ में हमारी सारी बातें फाइनलाइज हो गई और अब यूपी में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। तो वहीं बाराबंकी में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के निर्देश पर चलाए जा रहे चोर, लुटेरों और तस्करों के विरुद्ध अभियान में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तो साथ ही पुलिस ने तस्कर से 40 लाख रुपए की मार्फिन बरामद की। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में सीतापुर लखीमपुर के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। वहीं विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था इसका सीआरएस निरीक्षण कराने की तैयारी में जुट गई। दरअसल सीआरएस का निरीक्षण होने के बाद भी खीरी जिले में दौड़ने वाली विद्युत ट्रेन उधार की बिजली से ही दौड़ सकेगी। ट्रेनों के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई को बनने वाला टीएसएस केंद्र अभी तैयार नहीं हो पाया है। इसको तैयार होने में करीब 8 माह से ज्यादा का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें, लखीमपुर खीरी का यह मामला है जहां पर विद्युतीकरण का जो काम है वो सीतापुर लखीमपुर के बीच पूरा हो गया है। तो वहीं विद्युतीकरण का जो काम पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था इसका सीआरएस निरीक्षण कराने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल सीआरएस का निरीक्षण होने के बाद भी खीरी जिले में दौड़ने वाली विद्युत ट्रेन उधार की बिजली से ही दौड़ सकेगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह, एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से यातायात महानवंबर का हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। एसपी ने जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में समझाया और कहा कि जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट पहनना, ओवर स्पीडिंग ना करना, रेड लाइट जंपिंग ना करना जैसे कई तरह नियम और सावधानियों के बारे में यहां पर समझाया गया। देश है कि हम जितने सुरक्षित रहेंगे सड़कों पर उतने ही हमारा जीवन बचेगा और उस सुरक्षित रहने के जो उपाय हैं, वो चाहे हेलमेट लगने का उपाय हो, सीट बेल्ट लगाने का उपाय हो, जो आपकी जान को बचाता है सीधे सीधे, उसका अनुपालन जरूर करना। पंजाब में मालवाहक वाहनों का परिचालन नहीं होने से दिल्ली और मुरादाबाद में 22 करोड़ बोरी की गिरावट आई। केंद्र के रवैये से मालगाड़ियों का परिचालन नहीं होने से राज्य बुरी स्थिति में है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी है। कोयले की आपूर्ति ना होने से बिजली संकट मंडरा रहा है। माल ढुलाई वाहनों के उपयोग के लिए लोग और किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं थैलों की कमी से धान की खरीद प्रभावित हुई। केंद्र के रवैये के कारण पंजाब के किसानों को मंडियों में चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कच्चे माल की आपको बता दें, अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक क्षेत्र भी जो है वह प्रभावित हुआ। वहीं इस पर जिला अरहाटी एसोसिएशन के अध्यक्ष साधुराम भट्ट मजरा ने कहा कि केंद्र के रवैये के कारण पंजाब में बारदाना नहीं पहुंच रहा था और किसान शर्मिंदा हो रहे थे। हरियाणा दिवस के मौके पर सर छोटूराम स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इस मौके पर एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। और इस दौरान सतबीर सिंह कुंडू ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
ये हमारी जो प्रदेश सरकार ने जो खेल नीति, उसका आज ये परिणाम है कि हमारे खिलाड़ी पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, पूरे देश के हमारे, मेरे हिसाब से 1/3 पदक तो हम ही लेके आते हैं, हमारे खिलाड़ी लेके आते हैं। तो ये हमारी खेल नीति है जिसका ये परिणाम है। इसीलिए आज प्रदेश सरकार ये बड़ी दूरगामी सोच के साथ आज इसको खेल प्रतियोगिताएँ और इस रूप में इसको मनाया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को इसमें मतलब एक प्रोत्साहन मिले। और जैसा आपको पता भी है, ओलंपिक में हमारा जो है प्रदेश सरकार 6 करोड़ गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़, इसी तरह सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़, ब्रॉन्ज के जो कोई लेके आता है उसको 2.5 करोड़ की राशि जो है, नकद राशि जो है। यूपी में धान खरीद में धांधली के चलते किसान पहले से बेहाल है और ऐसे में शाहजहांपुर में नकली डीएपी धड़ल्ले से बेची जा रही है। वहीं सूचना के बाद जिला कृषि विभाग ने छापेमारी कर नकली डीएपी बरामद की। जिला कृषि विभाग ने दुकान और डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम को सील कर दिया, जिसके बाद से जिला प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल पोया थाना क्षेत्र के किसानों ने जिला कृषि अधिकारी से डीएपी नकली होने की शिकायत की थी, जिसके चलते जिला कृषि विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की, जहां पर नकली डीएपी की बोरियां बरामद की गई। जो नकली खाद बेची जा रही है, ये बिल्कुल जिला कृषि अधिकारी की नाक के नीचे बन रही है शाहजहांपुर में, और जिला कृषि अधिकारी और जिला प्रशासन मिलकर ये ठगी किसानों के साथ करवा रहे हैं। जिस तरीके से धानों में भी इन्होंने 1000-1200 में धान बिके, और पराली का मुद्दा, उसमें लोग खेतों में झंझट में फंसे हुए हैं, उधर इन लोगों ने ये नकली खाद बेचना चालू कर दिया। तो आपको बता दें, धड़ल्ले से नकली डीएपी जो है वह बेची जा रही थी। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के वार्ड रूम में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस हाईकमान की तरफ से थोपे गए मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रदेश के विकास की जगह केवल छिंदवाड़ा पैसा भेजा। कमलनाथ ये बात भूल गए कि वे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह के इशारे पर ग्वालियर चंबल अंचल को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में डालकर विकास के रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक बड़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बोटिंग और बूढ़ा तालाब के सौंदर्य को देखा। सीएम ने कहा कि इससे बूढ़ा तालाब ही नहीं बल्कि पूरे रायपुर शहर की खूबसूरती में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ चुकी है और इसके लिए लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और इसमें देश के सबसे बड़े फाउंटेन के साथ लेजर शो, रंग बिरंगी लाइटें, म्यूजिकल फाउंटेन, टनल फाउंटेन और विशाल प्रवेश द्वार के साथ सौंदर्यीकरण से इसका निखरा भव्य स्वरूप सबके लिए आकर्षण का केंद्र है। नगर निगम के द्वारा जो हमारे सबसे प्राचीन तालाब है, बूढ़ा तालाब, जिसे विवेकानंद सरोवर के रूप में हम लोग जानते हैं, उसका सौंदर्यीकरण किया गया, सफाई किया गया और बहुत ही बढ़िया इसका निर्माण हुआ है। शहर के मुख्य आकर्षण का केंद्र ये रहेगा और खासकर शनिवार और रविवार को यहाँ वाटर फाउंटेन का भी आयोजन होगा। तो क्योंकि रायपुर में मनोरंजन के लिए केवल मॉल और सिनेमा घर ही थे, अब ये हार्ट ऑफ सिटी एक बहुत बढ़िया घूमने फिरने का, परिवार के साथ आने के लिए एक बढ़िया एक केंद्र बना है। आप भी आते रहेंगे? मैं तो आज शुरू कर दिया, जब बनाया तब भी शुरू किया था और निश्चित रूप से जब समय मिलेगा तो परिवार के साथ। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।